मतलब शर्मनाक लगा। ये छोटे भाई की संवेदनशीलता भी दिखाता है। हाँ, आज की इस चर्चा में हम गोता लगा रहे हैं प्रेमचंद की कहानी मेरे भाई साहब के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में। हमारे पास ये दो भाइयों की कहानी के अंश हैं। एक बड़ा भाई जो उम्र में तो अच्छा खासा बड़ा है पर दर्जों में मतलब क्लास में ज्यादा आगे नहीं, और एक छोटा भाई है जिसे खेलने कूदने का आप कह सकते हैं जुनून है। बिल्कुल। और ये अंश हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि बड़े भाई की जो जिम्मेदारियां हैं, उनका बोझ, उसकी पढ़ाई की जो जद्दोजहद है और छोटे भाई की वो बेफिक्री, उसके बीच जो रिश्ता पनपता है उसकी परतें खोलते हैं ये। हाँ। आज हम इसी रिश्ते की गहराई, उनके बीच का तनाव और इसमें जो सबक छिपे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े भाई साहब के किरदार से। कहानी हमें बताती है कि वो लेखक यानी छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं लेकिन स्कूल में सिर्फ 3 दर्जे आगे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? 5 साल का फर्क और सिर्फ 3 क्लास। हाँ, और देखिए यही कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ है। बड़े भाई साहब जो है ना, वो जल्दबाजी में यकीन ही नहीं रखते। अच्छा। उनका मानना है कि भाई तालीम मतलब शिक्षा इतनी जरूरी चीज है तो उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए वो 1 साल का कोर्स कभी 2 साल, अरे कभी कभी तो 3 साल में पूरा करते थे। उनका तर्क था भाई बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। वाह, मतलब ये उनकी अपनी एक फिलॉसफी थी पढ़ाई को लेकर, धीमी मगर मजबूत। और उम्र बताइए 14 साल, छोटे भाई की 9। तो इस नाते तो फिर छोटे भाई की निगरानी और डांट डपट का उन्हें पूरा, वो कहते ना, जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ था, जैसा कहानी में लिखा है। सही कहा, बिल्कुल। और उनके पढ़ने का तरीका भी ना इसी फिलॉसफी को दिखाता है। हमेशा किताब खोले बैठे रहना, पर असल में ध्यान का है कहाँ? कॉपियों और किताबों के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बना रहे हैं। कभी एक ही नाम या शब्द या कोई वाक्य है उसे 10-20 बार लिख डाला। जैसे कहानी में जिक्र है ना, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम। हाँ, मैंने पढ़ा। ये हाशिए पर चित्र बनाना या शब्द दोहराना, ये क्या दिखाता है? क्या ये कि उनका मन पढ़ाई में कम था और शायद कहीं और ज्यादा लगता था, या ये दिमाग को आराम देने का उनका अपना तरीका था? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। शायद पढ़ाई का जो भारी बोझ था, जो उम्मीदें थी, वो उन्हें इस तरह के कामों में शायद राहत ढूंढने पर मजबूर करती थी, या फिर ये उनके अंदर के उस बच्चे का प्रतीक था जो पढ़ाई के दबाव में कहीं छिप सा गया था। और छोटे भाई के लिए जो सिर्फ 5वीं में था, 9वीं जमात के भाई साहब की ये बातें समझना तो खैर छोटा मुंह बड़ी बात जैसा था। बिल्कुल। दूसरी तरफ है छोटा भाई, एकदम उल्टा। पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा। जैसे ही मौका मिला हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान में। हाँ, क्या कर रहा है? कंचे खेल रहा है, कागज की तितलियां उड़ा रहा है, 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहा है, फाटक पर सवार होकर वो मोटर कार वाला मजा ले रहा है। मतलब पूरी तरह से अपने बचपन को जी रहा था वो। लेकिन इस आजादी का भी एक अंत था। जैसे ही कमरे में घुसता, भाई साहब का वो रौद्र रूप सामने होता। हाँ। और पहला सवाल, कहाँ थे? और जवाब में सिर्फ खामोशी। दिलचस्प है कि छोटा भाई ये नहीं कहता कि जी खेल रहा था, उसकी खामोशी ही जैसे उसका गुनाह कबूल कर लेती थी। सही। और यहीं से शुरू होता था बड़े भाई साहब का उपदेश। जैसा कहानी में बताया है, उसमें स्नेह भी था और गुस्सा भी। हाँ। खास निशाना होती थी अंग्रेजी। ओहो, अंग्रेजी? हाँ। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। या फिर वो कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो एरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। इसमें क्या उनकी अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई खीज झलकती है? बिल्कुल झलकती है। साफ वो अपनी मिसाल देते थे, मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। रात दिन आंखें फोड़ता हूँ तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? सच पूछो तो मुझे तो एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। वो छोटे भाई को अपनी इस तपस्या का वास्ता देकर एक तरह से डराते थे कि देखो, जब मैं इतनी मेहनत करके भी संघर्ष कर रहा हूँ तो तुम ये खेल कूद में वक्त बर्बाद करके पास होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और आखिर में वो धमकी जो शायद हर बड़े भाई ने कभी न कभी छोटे को दी होगी, अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। इसका असर क्या होता था छोटे भाई पर? भयानक असर होता होगा। जाहिर है बेचारा रोने लगता था, हिम्मत टूट जाती थी, मन में आता कि हाँ यार सचमुच घर चला जाऊं, जो काम मेरे बस का ही नहीं है उसमें क्यों खुद को खराब करूं। उसे अपनी नादानी मंजूर थी, पर इतनी मेहनत से तो उसे चक्कर आ जाते थे। लेकिन ये निराशा ज्यादा देर टिकती नहीं थी, है ना? 1-2 घंटे बाद
बाद वो फिर इरादा करता कि अब तो वही ची लगा कर पड़ेगा, और फिर क्या होता, वो बनाता है एक जबरदस्त टाइम टेबल। हाँ, टाइम टेबल, जैसे जंग जीतने की पहली रणनीति हो, बाकायदा। सुबह 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। अच्छा। पूरा शेड्यूल। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल से 3:30 बजे वापसी, आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन, 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय, फिर विश्राम। बाप रे, इस टाइम टेबल में एक चीज मेरे को आया है, खेलकूद उसकी कोई जगह ही नहीं रखी। क्या ये दिखाता है कि वो भाई साहब की डांट से इतना डर गया था कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज को ही मतलब लिस्ट से ही हटा दिया? बिल्कुल, ये उस अपराध बोध और डर का ही नतीजा था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है, और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना, उसकी अनदेखी शुरू हो जाती। मैदान की वो हरियाली, वो हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दावघात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती, ये सब उसे खींच ले जाते। और नतीजा, टाइम टेबल, वो आंख फोड़ के ताले सब भूल जाता, और भाई साहब को उन्हें नसीहत और फजीहत का एक और मौका मिल जाता। सही। कहानी बताती है कि वो उनके साये से भागता था, दबे पांव कमरे में आता, जैसे सिर पर हमेशा एक नंगी तलवार लटक रही हो। फिर भी खेलकूद नहीं छोड़ पाता। ये कैसा विरोधाभास है? डर भी है पर खेल भी नहीं छूट रहा। ये बचपन के स्वाभाविक आग्रह है। देखिए, डर अपनी जगह है, लेकिन खेल का जो आकर्षण है वो उससे ज्यादा मजबूत साबित होता है। वो फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल का तिरस्कार नहीं कर पाता। लेखक ने तुलना भी की है, जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मुंह माया में जकड़ा रहता है। वाह, क्या बात है। फिर आता है सालाना इम्तिहान का दिन, और यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। नतीजा क्या निकला? नतीजा तो बिल्कुल चौंकाने वाला था। भाई साहब फेल हो गए, और छोटा भाई वो ना सिर्फ पास हुआ बल्कि दर्जे में अव्वल आया, फर्स्ट। अब दोनों के बीच सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया था। अरे, ये तो पूरा पासा पलटने जैसा था। छोटे भाई के मन में तो जरूर आया होगा कि अब भाई साहब को सुनाएं, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? देखिए, मुझे खेलता भी रहा और फर्स्ट भी आ गया, है ना? बिल्कुल आया। कहानी कहती भी है कि उसके जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं, पूछूं कहाँ गई आपकी वो तपस्या। लेकिन भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि उसे हमदर्दी हो गई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का ख्याल ही उसे लज्जास्पद, मतलब शर्मनाक लगा। ये छोटे भाई की संवेदनशीलता भी दिखाता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इस सफलता का अगर असर हुआ होगा, उसमें कुछ अभिमान जागा होगा, आत्मसम्मान बढ़ा होगा, भाई साहब का वो रोब वो कम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा आजादी से खेलने कूदने लगा, दिल मजबूत हो गया। मन ही मन ये भी सोचा कि अब अगर डांट पड़ी तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो देखो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। पर कहने की हिम्मत हुई? नहीं, कहने की हिम्मत तो नहीं हुई, पर उसके रंग ढंग से ये बात जाहिर थी कि भाई साहब का वो आतंक अब उस पर नहीं है। और भाई साहब, उन्होंने ये भांप लिया होगा। बिल्कुल, भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, जैसा कहानी में कहा गया है। एक दिन जब छोटा भाई सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब मानो तलवार खींचकर उस पर टूट पड़े। लेकिन इस बार डांट का मुद्दा अलग था। अच्छा, क्या था इस बार मुद्दा? पढ़ाई तो थी नहीं, क्योंकि वो तो पास हो गया था, वो भी फर्स्ट आकर। इस बार मुद्दा था घमंड। भाई साहब ने कहा, देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हैसियत है? और फिर उदाहरण, रावण का उदाहरण दिया, चक्रवर्ती राजा था, कैसे घमंड ने नाम निशान मिटा दिया। शैतान का उदाहरण दिया, जिसे अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, अंत में स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुख का उदाहरण दिया, उसने भी अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। बाप रे, तो अब फोकस मेहनत से हटकर चरित्र पर, कैरेक्टर पर आ गया। हाँ, और उन्होंने छोटे भाई की सफलता को भी कम करके आंका, कहा कि ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, ये तो बस अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। हाँ, ये कहावत तो है। जैसे गुल्ली डंडे में भी कभी कभी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। सही बात। और फिर उन्होंने अगली क्लास की पढ़ाई की मुश्किलों का जिक्र किया होगा, डराने के लिए। बिल्कुल किया। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को तो लोहे के चने चबाना बताया। इंग्लिस्तान का इतिहास, कितने हेनरी हो गए, कितने जेम्स, कितने विलियम, कितने
चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है हाँ सच में। और मजाक उड़ाया कि एक हेनरी 7वें की जगह 8वां लिख दिया तो सारे नंबर गायब। परीक्षकों को 0 देना भी मंजूर नहीं। ज्योमेट्री के नियमों की निरर्थकता पर कटाक्ष किया कि इस अबजा की जगह अजब लिख दिया तो नंबर कट गए। पूछा कि इन व्यर्थ की बातों से क्या हासिल, दाल भात रोटी खानी है या ये रेखा गणित, क्यों छात्रों का खून करते हो। यहाँ पर वो सिर्फ छोटे भाई को नहीं डांट रहे हैं, ऐसा लगता है वो तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। रटने वाली विद्या, रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, बेमतलब की बातें पढ़ाना। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। हाँ। निबंध लिखने जैसे काम समय की पाबंदी पर 4 पन्नों से कम न हो, और वो विरोधाभासी निर्देश संक्षेप में लिखो पर 4 पन्नों से कम नहीं। ये सब उस दौर की शिक्षा प्रणाली पर कितनी तीखी टिप्पणी है। बहुत सही कहा आपने। और अंत में फिर वही बात दोहराई, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूँ उसे गिराह बांधो नहीं पछताओगे। मतलब उम्र और अनुभव का तर्क। इस दूसरी डांट का क्या असर हुआ? पिछली बार तो छोटा भाई रोया था और फिर टाइम टेबल बनाया था, इस बार असर और गहरा था। उसे भोजन बिल्कुल बेस्वाद लगा। उसने सोचा पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपनी क्लास की पढ़ाई का जो भयानक नजारा पेश किया था उससे वो सचमुच डर गया। कहानीकार तो कहता है कि ताज्जुब है वो स्कूल छोड़कर घर क्यों नहीं भागा। लेकिन क्या पढ़ाई में रुचि बढ़ी इस डर से? नहीं, यही तो विडंबना है। इतना तिरस्कार सहने के बाद भी पुस्तकों में उसकी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर वो अब भी हाथ से ना जाने देता। हाँ, पढ़ता था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। वो जो आत्मविश्वास पहली बार पास होने पर आया था ना, वो फिर लुप्त हो गया और फिर से वही चोरों का सा जीवन कटने लगा, चिप चिप कर खेलना। और फिर आया दूसरा सालाना इम्तिहान। इस बार क्या हुआ? क्या भाई साहब की मेहनत रंग लाई? उन्होंने तो और मेहनत की होगी। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। फिर वही हुआ, छोटा भाई फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल। क्या फिर से? हाँ। छोटा भाई खुद हैरान था, उसने तो ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी, बस यूं ही पास हो गया और दर्जे में अव्वल भी आ गया। और भाई साहब, उनका क्या हुआ? उन्होंने तो प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, चेहरा मुरझा गया था, मगर बेचारे फेल हो गए। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और उन्हें रोता देखकर छोटा भाई भी रोने लगा। पास होने की खुशी आधी रह गई। उसे सच में लगा काश मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। अब तो उनके बीच सिर्फ 1 दर्जे का फासला रह गया था। ये तो भाई साहब के अधिकार के लिए, उनकी सत्ता के लिए बड़ा खतरा बन गया होगा। बिल्कुल। और छोटे भाई के मन में पहली बार एक कुटिल भावना आई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। हाँ, ये ख्याल तो आ सकता है। लेकिन उसने फौरन इस कमीने विचार को दिल से निकाल दिया। उसे एहसास हुआ कि आखिर मैं उनके उपदेशों के कारण ही तो पास होता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। भाई साहब जो भी कहते हैं मेरे भले के लिए ही कहते हैं। ये परिपक्वता है। अच्छा, इस दूसरी असफलता के बाद भाई साहब के व्यवहार में क्या बदलाव आया? कुछ तो बदला होगा। हाँ, वो काफी नर्म पड़ गए थे। कई बार डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि अब उन्हें डांटने का अधिकार नहीं रहा या बहुत कम रहा है। उनका अपना आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। और इस नरमी का छोटे भाई पर क्या असर हुआ? उसने फायदा उठाया होगा। हाँ बिल्कुल, उसकी स्वच्छंदता, उसकी आजादी और बढ़ गई। वो भाई साहब की शराफत या सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसे ये धारणा बन गई कि वो पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा, उसकी तकदीर बलवान है। ओह, तो क्या उसने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया? लगभग। जो थोड़ा बहुत डर भाई साहब का बचा था जिसके कारण वो पढ़ लेता था, वो भी बंद हो गया और एक नया शौक पाल लिया, कनकॉय उड़ाने का। पतंगबाजी। हाँ, पतंगबाजी। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ने लगा। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, ये सारी समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। लेकिन क्या भाई साहब के प्रति सम्मान बिल्कुल खत्म हो गया था या अभी भी लिहाज था? नहीं, सम्मान अभी भी था। वो भाई साहब का अदब करता था, लिहाज करता था और ये सब नजर बचाकर ही करता था। वो उन्हें ये संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उसका सम्मान और लिहाज उसकी नजरों में कम हो गया है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने चरम पर। वो पतंग वाली घटना, क्या हुआ उस दिन, बताइए जरा। एक शाम थी, हॉस्टल से दूर छोटा भाई एक कटी हुई पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। हाँ। बालकों की पूरी सेना लगी थी पीछे, झाड़ूदार बांस लिए हुए। उसे आगे पीछे की कोई सुध नहीं थी, जैसे कोई विमान स्वर्ग से नर की ओर आ रहा हो लूटने के लिए। और तभी अचानक भाई साहब से सामना हो गया। बाजार से लौट रहे थे शायद वो। बिल्कुल। सहसा भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। उन्होंने वहीं उसका
हाथ पकड़ लिया और बड़े उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। अच्छा, तो इस बार डांट का आधार न तो पढ़ाई थी न कमांड था, बल्कि पोजीशन या सामाजिक स्थिति का लिहाज न रखना था। एकदम सही पकड़ा आपने। उन्होंने याद दिलाया कि आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। बताया कि कैसे पहले जमाने में लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। कितने ही डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट 8वीं पास थे। बड़े बड़े विद्वान उनके मातहत काम करते हैं और तुम उसी 8वीं जमात में आकर बाजार के लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। उन्होंने छोटे भाई की बुद्धिमानी यानी ज़हीन होने की बात मानी, पर कहा कि ऐसी जहनियत किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। हाँ। और उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया कि छोटा भाई शायद मन में सोच रहा होगा कि अब तो मैं लगभग बराबर आ गया हूँ और उन्हें कुछ कहने का हक नहीं रहा। इसे उसकी गलती बताया। बिल्कुल। और फिर आया उनका सबसे शक्तिशाली तर्क, अनुभव का तर्क, उम्र का तर्क। उन्होंने कहा, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। क्या बात है। यानी उम्र और तजुर्बे को किताबी ज्ञान से कहीं ऊपर रखा उन्होंने। हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। अपनी अम्मा और दादा का उदाहरण दिया। वो पढ़े लिखे नहीं है, शायद 5वीं 6ठी जमात भी पास नहीं की होगी, लेकिन फिर भी उन्हें हम दोनों को समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। वो अमेरिका में किस तरह की शासन व्यवस्था है या हेनरी अष्टम ने कितने विवाह किए हैं ये सब ना जाने, पर हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज्यादा है। और इन्होंने बड़े व्यवहारिक प्रैक्टिकल उदाहरण दिए, जैसे अगर मैं या तुम आज बीमार पड़ जाएं तो हाथ पांव फूल जाएंगे, सिवाय दादा को तार देने के कुछ न सूझेगा, पर दादा हूं तो वो घबराएंगे नहीं, खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। सही। हम दोनों ये भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नई से मुंह चुराने लगते हैं, जबकि दादा ने अपनी कम आमदनी में भी हम 9 लोगों का कुटुंब इज्जत और नेकनामी के साथ पाला है। हेडमास्टर साहब का भी उदाहरण दिया। ऑक्सफोर्ड से MA हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, पर घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। क्यों? क्योंकि हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ घर चलाने में बेकार साबित हो गई। पहले खुद घर चलाते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। ये अनुभव बनाम किताबी ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण पेश किया उन्होंने और अंत में फिर चेतावनी दी। हाँ, अंत में चेतावनी। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। ओहो, इस बार भाई साहब का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बल्कि तर्क दिया, अनुभव की दुहाई दी, उदाहरण दिए। इसका क्या असर हुआ छोटे भाई पर? छोटा भाई नतमस्तक हो गया। उसे पहली बार सचमुच अपनी लघुता का, अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या उसने अपनी गलती मानी, माफी मांगी? उसने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। ये एक तरह की हार मान लेना था, पर पूरे सम्मान के साथ। और भाई साहब की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? भाई साहब ने उसे गले लगा लिया और फिर जो कहा वो बहुत मार्मिक है, बहुत छू लेने वाला है। बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी लल जाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। ये उनके अपने अंदर के द्वंद्व को, उनके अपने संघर्ष को दिखाता है। हाँ, कि वो भी बच्चा बनना चाहते हैं पर जिम्मेदारी रोक लेती है। बिल्कुल। और ठीक उसी समय संयोग देखिए, एक कटा हुआ कनकौवा उनके ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे थे, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेताशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। क्या वो भाई साहब जो इतनी देर से कर्तव्य और अनुभव और पोजीशन का उपदेश दे रहे थे, वो खुद पतंग के पीछे दौड़ पड़े? और छोटा भाई? वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। क्या कमाल का अंत है सच में। वो बड़ा भाई जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा था, नसीहतें दे रहा था, आखिर में अपने अंदर के बच्चे को रोक नहीं पाया। और छोटा भाई इतनी डांट और इतने तर्कों के बाद भी श्रद्धा और स्नेह के साथ उनके पीछे भागा। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ 2 भाइयों के रिश्ते की कहानी नहीं है, ये अनुभव और किताबी ज्ञान के बीच का जो द्वंद्व है, उम्र के साथ आने वाली समझदारी और जिम्मेदारी का एहसास, उसकी कहानी है। और हाँ, ये उस शिक्षा व्यवस्था पर भी एक तरह की टिप्पणी है जो रटने पर जोर देती है और जीवन के अनुभवों को शायद नजरअंदाज कर देती है।
है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए जरूर रह जाता है, क्या बड़ा भाई वास्तव में असफल था और छोटा भाई सफल, या सफलता और असफलता के मायने सिर्फ किताबी इम्तिहानों के नंबरों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं? शायद वो जिंदगी के तजुर्बे और रिश्तों की समझ से तय होते हैं। किताब की दुनिया की ये सैर हमारे सुनने वालों को पसंद आई होगी और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे।